देखिए, अगर बात करें वाक्य में क्या या कौन का अगर आंसर आए तो सकर्मक, अगर आंसर ना आए तो अकर्मक। कैसा, गाय कैसी है, गाय सफ़ेद है। गाय कैसी या कैसा का आंसर जो निकलता है वही हमारा क्या होता है, विशेषण होता है। चलते हैं कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य। कर्तवाच्य में जैसे मैंने खाना खाया, राम ने पुस्तक पढ़ी, है ना। कर्तवाच्य में बच्चे पाठ पढ़ सकते हैं तो कर्तवाच्य। और कर्तवाच्य सकर्मक अकर्मक दोनों होता है। चलते हैं कर्मवाच्य की ओर। कर्मवाच्य की देखिए बहुत पहचान है। इसमें पहली बात कर्ता का लोप होता है, ये बात तो ध्यान रखना है। और बात ध्यान रखना आपको, कर्मवाच्य में क्रिया के बाद जा का प्रयोग होगा। कर्मवाच्य में से का प्रयोग होगा। कर्मवाच्य में से के द्वारा या द्वारा का प्रयोग अक्सर होता है। जैसे राम के द्वारा पुस्तक पढ़ा गया, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ा गया। राम से दौड़ा नहीं जाता, पुस्तक पढ़ी जाती है। खाया नहीं जाता, या के द्वारा का प्रयोग होता है, द्वारा प्रयोग होता है। या जा का खाया नहीं जाता, पढ़ी जाती है ना। और राम ने सोहन को पुस्तक पढ़ाई, राम ने सोहन को पुस्तक पढ़ाया, तो हमारा ये कर्मवाच्य के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम पढ़ते हो, वे हंसते हैं। राम पत्र लिखता है, बच्चे खेल सकते हैं। वे पत्र नहीं लिख सकते हैं, राम को पुस्तक पढ़नी है। तो ये हमारा क्या है, कृतवाच्य है। चलते हैं कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य में पत्र लिखा जाता है, पुस्तक पढ़ी जाती है। राम से भागा नहीं जाता, आम खाया जाता है। राम के द्वारा मोहन ने श्याम को पुस्तक पढ़ा, ये हमारा क्या है, कर्मवाच्य है। देखिए कर्मवाच्य में क्रिया प्लस जा, और कर्मवाच्य में सब्जेक्ट के बाद के द्वारा या से का प्रयोग होता है। और कर्मवाच्य में आया जाता है या आया जाता है, ये सब होता है। लेकिन कृतवाच्य में मतलब साधारण, वे पत्र लिख सकते हैं, वे हंसते हैं। राम को पुस्तक पढ़नी है, राम को पुस्तक पढ़नी है तो क्या होगा, कृतवाच्य है। लेकिन राम ने श्याम को पुस्तक पढ़ाया, राम ने श्याम को पुस्तक पढ़ाया, तो ये क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। देखिए संज्ञन क्या होता है। देखिए संज्ञन के अंतर्गत क्या आता है, कोहरा, पाला, ओज, ये सब संज्ञन का रूप है। और संज्ञन बोले तो जिस क्रिया द्वारा वायु में जो जलवाष्प है, वायु की जलवाष्प जब द्रव के रूप में, वायु में जो नमी होती है, वायु में जो हल्का सा नमीपन होता है, जब ये वायु की जलवाष्प द्रव के रूप में जब परिवर्तित हो जाती है तो इसे संघनन कहते हैं। जल की गैसीय अवस्था के, या फिर जल की गैसीय अवस्था के तरल या ठोस अवस्था में प्रवृत्ति होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। संघनन के रूप देखिए क्या होते हैं, ओस, है ना, ओस होता है, तुषार या पाला, कोहरा या कुहासा। देखिए ओस क्या है, जब आर्द्रता बोले तो ह्यूमिडिटी, जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रों पर केंद्रित न होकर, बोले तो धूल कणों पर केंद्रित न होकर किसी ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास, पेड़ पौधे की पत्तियों पर, पानी की सतहों पर बूंदों के रूप में जमा होता तो उससे ओस कहते हैं। देखिए ओस के लिए साफ आकाश, शांत हवा, उच्च सापेक्षिक आर्द्रता, ठंडी एकदम लंबी रातें होनी चाहिए। देखिए तुषार या पाला क्या है, तो ठंडी सतहों पर बनता है, ठंडी सतहों पर बनता है जब संघनन तापमान के जमा बिंदु के नीचे होता है, जब संघनन तापमान के जमा बिंदु के नीचे होता है। तुषार बनने के लिए वही सब आवश्यक दशाएं जब आवश्यक होती हैं जो ओस बनने के लिए आवश्यक होती हैं। केवल हवा का तापमान जमाव बिंदु के नीचे होना चाहिए। देखिए यहाँ मेन बात ये है कि तुषार और पाला बोले तो ठंडक जो क्या होती है, वो देखिए तापमान में जमाव बिंदु के नीचे होता है। जब संघनन जो है तापमान के जमाव बिंदु के नीचे हो जाए, आप ये आप कह सकते हैं केवल हवा का तापमान जमाव बिंदु के नीचे होता है। देखिए कोहरा या कुहासा का, जब वायु में जलवाष्प की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है तब वायु सतह अचानक नीचे की ओर गिरती है, तब छोटे छोटे धूल के कणों के ऊपर संघनन की प्रक्रिया आरंभ होती है। कोहरा एक प्रकार का बादल है जिसका आधार सतह के बहुत नज़दीक होता है। कोहरा एक प्रकार का क्या है, बादल है जिसका आधार सतह के बहुत नज़दीक होता है। कोहरे में यदि धुएं के कण मिल जाए तो उसे धूम कोहरा कहते हैं। चलते बादल क्या होता है, तो पानी की छोटी छोटी बूंदों या बर्फ के छोटे छोटे रवों के इकट्ठा होने से होती है, जो पर्याप्त ऊंचाई से स्वतंत्र हवा में जलवाष्प संघनन के कारण होती है। पृथ्वी की सतह से काफ़ी ऊंचाई पर वायुमंडल पर जलवाष्प के संघनन के फलस्वरूप निर्मित जलकणों को, हिमकणों को, झुंड को बादल कहते हैं। देखिए पृथ्वी की सतह से काफ़ी ऊंचाई पर
ऊंचाई पर वायुमंडल पर जलवाष्प के संघनन के फलस्वरूप निर्मित जल कणों या हिमकणों के झुंड को बादल कहते हैं। अब देखिए, आप जानते हैं कि बादल का वर्गीकरण कैसे होता है। देखिए, आप जानते हैं कि 0 से 18 किलोमीटर तक क्या होता है हमारा झूमंडल, उसके बाद क्या समतापमंडल, फिर क्या होता है मध्यमंडल। तो 0 से 18 किलोमीटर के बीच ये सब मौसम ऋतु परिवर्तन होते हैं। तो अभी मान लीजिए कि 0 से 18 किलोमीटर ऊर्ध्वाधर से ऊपर नहीं होगा, 0 से 18 के बीच में ही होगा। इसमें देखिए ऊंचाई के आधार में कितने होते हैं, निम्न वेग होता है, मध्य में होता है और क्या होता है उच्च वेग होता है। तो निम्न में क्या होता है, देखिए 2 किलोमीटर होता है, मध्य में क्या होता है 2 से 6 होता है, दूसरा क्या होता है 6 से 12 किलोमीटर होता है। बात करें पछाड़ बादल या पछाड़ मेघ क्या है, तो ये देखिए चक्रवात आने की सूचना देते हैं। ये देखिए सबसे अधिक ऊंचाई पर होले बादल हैं जो आकाश में फैले हुए रेशम के समान दिखाई देते हैं, क्योंकि इनका निर्माण छोटे हिमकणों द्वारा होता है। जब सूर्य की किरणें इन्हें पर गुजरती हैं तो श्वेत सफ़ेद या श्वेत रंग के हो जाते हैं, पर सायंकाल के समय कई रंगों में विभक्त हो जाते हैं। जब ये मेघ दूर दूर होते हैं तब ये मौसम साफ रहने की सूचना देते हैं। जब ये देखिए दूर दूर होते हैं तो गेहूँ सुखा सकते हैं आप, मौसम साफ होने के संकेत देते हैं। लेकिन जब ये पास पास होते हैं तो मौसम खराब होने की सूचना देते हैं। चक्रवात के आगमन से पहले आकाश में पच्छाद मेघ ही दिखाई देते हैं। सुबह शाम ये केसरिया रंग के भी दिखाई पड़ते हैं। देखिए ये क्या है, पच्छाद स्त्री मेघ। पच्छाद देखिए स्त्री में क्या होते हैं, ये देखिए कभी प्रायः श्वेत वर्ण के होते हैं जो आकाश में पतली दूधिया रंग की चादर के समान फैले रहते हैं। इनके आगमन पर सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर एक प्रभामंडल का निर्माण करते हैं जो निकट भविष्य में चक्रवातों के आने की सूचना देते हैं। बोले तो पच्छाद स्त्री मेघ, पच्छाद स्त्री मेघ बोले तो कभी जब चंद्रमा और सूर्य के ऊपर नीचे बादल आते हैं तो कभी ऐसा होता है, तब हम पच्छाद स्त्री मेघ बोलते हैं। पच्छाद कपासी मेघ, यदि ये पच्छाद कपासी मेघ श्वेत रंग के बादल ये तो छोटे छोटे गोलाकार रूपों में या लहर में पाए जाते हैं। ये प्रायः पंक्तियाँ समूह में मिलते हैं जो छायाहीन होते हैं। जो क्या होते हैं, छायाहीन होते हैं। चलते हैं उच्च स्तरीय मेघ क्या होते हैं, बोले तो बदली छाई रहती है, मौसम सुहावना रहता है। तो आकाश में लगातार नीली या भूरे रंग की पतली चादर वाले बादलों को उच्च स्तरीय मेघ कहते हैं। आकाश में लगातार नीले या भूरे रंग की पतली चादर वाले बादलों को उच्च स्तरीय मेघ कहते हैं। इन बादलों के बनने से सूर्य चंद्रमा के चारों तरफ प्रभामंडल नहीं बनता है। इन बादलों की सतह के पीछे सूर्य एक धब्बे के रूप में दिखाई देता है। इन बादलों से लगातार भारी वर्षा होती है। बोले तो जब घने बादल होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, उच्च स्तरीय मेघ होता है। मीन्स बदली छाई रहती है, मीन्स बारिश होने की आशंका होती है उच्च स्तरीय मेघ से। देखिए संविधान सभा के निर्माण में पैसा कितना लगा था, 63,96,729। और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष तो आप जानते हैं सचिदानंद सिन्हा थे, लेकिन उपाध्यक्ष कौन से थे, उपाध्यक्ष देखिए कौन से थे, फ्रैंक एंथोनी प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष थे जिन्होंने नियुक्त किया था। उसके बाद एच सी मुखर्जी स्थायी उपाध्यक्ष बने थे, है ना। उसके बाद देखिए इसमें क्या क्या हुआ था, 15 महिलाएं थी, कुल सदस्य 389 थे, देसी रियासत 292 292 थी और ब्रिटिश प्रेसिडेंसी से 93 लोग थे, महिला 15 थी। और नेहरू जी ने तीसरी अनुसूची में अपने बैठक में ये किया था, 165 दिन हुआ था, कुल अधिवेशन 12 या 11 हुए थे, 114 दिन में हुआ था, वाचन 3 हुआ था, है ना। देखिए बात करें स्थायी भाव क्या होते हैं। देखिए स्थायी भाव जो हमारे परमानेंट विचार चलते रहते हैं, परमानेंट विचार या थॉट हमारे स्थायी भाव होते हैं। विभाव होते हैं, विभाव देखिए जैसे हमने रिजल्ट पास किया, हमने रिजल्ट मेरा नाम आ गया तो मैंने किसी के तमाचे 2 खींच के मार दिया, या किसी से जीतने के बाद आप उछलने लगते हैं ना, तो उछलना ही, या आप किसी से झगड़ा करके आए और बच्चों को मारने लगे, तो ये जो क्रिया आप जैसे किसी को जीता और किसी को तमाचा हान दिया, तो ये क्या विभाव है। अब बात करते हैं कि संचारी भाव का। संचारी भाव देखिए बुलबुले की भाव तो मिटते रहते हैं, ये आते रहते थे, मतलब कुछ समय के लिए थोड़ी देर के लिए आया, विचार फिर चला गया, तो हमारे संचारी भाव होता है। और आलंबन क्या होता है, जिसके कारण हमारे थॉट होते हैं वो आलंबन होता है। आश्रय क्या होता है, जिसके
मन में होता है वो आश्रय होता है, जिसके कारण होता है उसका वो होता है विषय। उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन बोले तो उत्प्रेरक का जो कार्य करता है उसे उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन है ना। अब किसी की उसमें तो उद्दीपन उद्दीपन बोले तो ये किसी भी चीज़ को शीर्ष पर लेके आते हैं, उसे कहेंगे उद्दीपन। हानुभाव विभाव हो गया। हानुभाव क्या हो गया? तो खुश होकर जो शारीरिक में क्रिया जो होती हैं, हरकतें होती हैं, उसे कहते हैं अनुभाव। गुस्से में आकर जैसे मारने क्या होता है? अनुभाव होता है। विभाव क्या होता है? अंदर के दुख को बाहर निकालने के लिए। देखिए अनुभव विभाव में अंतर ये होता है कि अनुभव ये होता है कि जैसे खुश होकर शारीरिक या मानसिक जो खुश होकर जो शारीरिक या मानसिक जो क्रिया करते हैं उसे अनुभव कहते हैं। या भाव देखकर या आंसू निकलना क्या होता है? ये अनुभव होता है। लेकिन विभाव क्या होता है? अपने के अंदर को दुख बाहर निकलना।